हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। सोशियोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हैं ये क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। हु क्लासिफाइड इंडिया इनटू 4 किनशिप जोन। भारत में नातेदारी जोनों को 4 भागों में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन दिया है जीएस गुरे, बी मैकम मैरियट, सी इरावती करबे, डी केएम कपाड़िया। आंसर इसका सी है, इरावती करबे। इरावती करबे ने जो किनशिप नातेदारी का अध्ययन किया है, कौन सी पुस्तक है उनकी? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953 में इन्होंने लिखी। इसमें उन्होंने नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया है 4 भागों में बांट के। जो जोन में बांटा है, नॉर्थर्न जोन में, साउथर्न में, सेंट्रल और एंड ईस्टर्न जोन में। ये एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से जोन है, ऑप्शन दिया होता है उसमें। ये अच्छे से याद कर लें कि कौन सा जोन होता है, नॉर्थर्न, साउथर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न। Who said that marriage is the fountain head of kinship? विवाह नातेदारी का उद्गम स्रोत है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया? जो विवाह है वो वहीं से शुरू होती है नातेदारी व्यवस्था। ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दी गई है? ऑप्शन दिया है रेडफील्ड, बी इरावती करबे, सी मैकम मैरियट, डी मैलिनोवस्की। मैलिनोवस्की के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। इनकी जो पुस्तक है द फैमिली अमंग द ऑस्ट्रेलियन अब्रोजिनियस 1913 में, इसमें इन्होंने इस बात को लिखा है कि जो नातेदारी व्यवस्था है उसका जो मूल स्रोत है वो विवाह है। विवाह से ही शुरू होती है, जो विवाह नाम की संस्था है उससे शुरू होती है नातेदारी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ 4 आश्रम्स इज डिस्क्राइब्ड इन विच टेक्स्ट। 4 आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन किस में मिलता है? ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, जाबलो उपनिषद, सी है सामवेद, डी ऐत्रेय ब्राह्मण। कौन से उसमें मिलता है आश्रम व्यवस्था का वर्णन? जाबलो उपनिषद। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये इनका जो वर्णन क्रमबद्ध तरीके से मिलता है जाबलो उपनिषद में मिलता है, जो कि एक संस्कृत का प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ट्राइब इज अ डाइवोर्स्ड वुमेन हाईली रिस्पेक्टेड। किस जनजाति में ऐसा है कि जो औरत तलाकशुदा होती है उसको समाज में सम्मान की नज़रों से ही देखा जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। वो ट्राइब्स बतानी है। ट्राइब्स कहाँ की है? बिहार की हो जनजाति है, या मिर्ज़ापुर की कोरबा जनजाति, या फिर पश्चिम बंगाल की संथाल जनजाति है, असम की लुसुई जनजाति। आंसर डी है, असम की लुसाई जनजाति, जिसमें महिलाओं को एक अनुभवी के रूप में देखा जाता है कि वो अनुभवी हैं और सोशली उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। और ये जनजाति कौन सी है? असम की लुसाई जनजाति। इनका उस समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है उनको दूसरे समाज के कंपैरिजन में। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से जो गलत जोड़ा है वो चुनना है हमने। ऑप्शन ए है द इंडियन विलेज, एस.सी. दुबे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस, टी.के. ओमान के द्वारा लिखी गई है क्या? बी.एन. अम्बेडकर, नंदूराम। डी है इंडियन साधुस, जी.एस. गुरे। कौन सा जोड़ा इसमें गलत दिया गया है? तो जो एस.सी. दुबे है इनकी पुस्तक द इंडियन विलेज है, अम्बेडकर के द्वारा नंदूराम, इंडियन साधुस जी.एस. गुरे की है। जो ऑप्शन आएगा बी है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जो कि योगेंद्र सिंह ने लिखी है। इस पुस्तक को लिखा है योगेंद्र सिंह ने 1973 में, ना कि टी.के. ओमान ने लिखी है, इसलिए आंसर बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लैन नॉट फाउंड। कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें कुल की व्यवस्था नहीं है, मतलब कुल नहीं है, उनकी कुल जैसी परंपरा नहीं चलती है? तो कौन सी ट्राइब है? ऑप्शन है हो, गोंड, भील, कदार। तो आंसर इसका कदार है, आप देख चुके हैं। ये कदार जनजाति है, केरला की ये कदार जनजाति है, जहाँ पे जो जो कुल की जैसे परंपरा चली आती है ना, एक कुल है इनका,
तो वो व्यवस्था नहीं है। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर का इनका समाज है, जो कि सिर्फ फूड गैदरिंग करती है, खाद्य सामग्री ही ग्रहण करते, मतलब संग्रह को इकट्ठा करती है। ये सिंपल जनजाति है, इनकी संरचना है, इनमें कोई भी ऐसी क्लैन जैसी व्यवस्था नहीं होती, कुल जैसी व्यवस्था नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टडीड इंडियन नेशनलिज्म फ्रॉम अ मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। भारतीय राष्ट्रवाद का अध्ययन मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किसने किया? जो भारतीय राष्ट्रवाद का अध्ययन किया है उसमें मार्क्सवादी अप्रोच, जैसे मार्क्सवादी अप्रोच जैसे उच्च वर्ग निम्न वर्ग इस तरह की अप्रोच को प्रयोग करके राष्ट्रवाद का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन दिया है आर के मुखर्जी, बी एस सी दुबे, सी एम एन श्रीनिवास, डी है ए आर देसाई। आंसर इसका डी है ए आर देसाई। ए आर देसाई की पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, 1948 में लिखी। इसमें इन्होंने जो राष्ट्रवाद का अध्ययन किया है वो इस पुस्तक में इसकी व्याख्या की है कि, और इसमें जो दृष्टिकोण को अपनाया है वो कौन सा दृष्टिकोण अपनाया है? मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपना के इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थ्रू विच सेरेमनी आर सर्टेन कास्ट कॉल्ड ट्वाइस वोन द्विज। निम्न में से कौन सा ऐसा संस्कार है जो कुछ जातियों को द्विज कहा जाता है? कौन सा संस्कार करने के बाद मतलब उस जो जाति हैं उनको द्विज कहा जाता है? द्विज क्या होता है? द्विज का मतलब होता है कि 2 बार जन्म लेना। एक बायोलॉजिकल जब हम पैदा होते हैं, दूसरा कौन सा ऐसा जब संस्कार करते हैं तब उसका जन्म होता है। तो ऑप्शन दिया है द्विज, होम, उपनयन, नामकरण। आंसर इसका उपनयन है। एक बायोलॉजिकल बर्थ होता है, दूसरा आध्यात्मिक जन्म होता है। वो तब होता है जब उपनयन संस्कार करते हैं, गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, उपनयन संस्कार करते हैं तब, या कि तब ये जब ये संस्कार होता है तब उसको द्विज कहा जाता है। और जो द्विज संस्कार होता है वो सिर्फ 3 तरह की वर्णों में ही पाया जाता है, ब्राह्मण में, क्षत्रिय और वैश्यों में। इनको द्विज कहा जाता है। यही ये संस्कार करते हैं। जो शूद्र होते हैं उनको ये संस्कार का अधिकार नहीं था। इसको जनेऊ धारण भी कहते हैं। और ये आध्यात्मिक जन्म होता है। जब उपनयन होता है तो तब उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। एज पर सेंसस 2011 मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए है 80.15%, 82.14%, 65.46%, 75.11%, 11%। आंसर है इसका बी 82.14%, जो कि पुरुषों की ये लिटरेसी रेट है। ओवरऑल लिटरेसी रेट देखें तो 74.4%, 04% है, और महिलाओं की है 65.46%। केरला इसमें जो केरला 2011 की जनगणना के अनुसार केरला का जो लिटरेसी रेट है वो 94% है। तो ओवरऑल कितनी है? 74 पूरा ओवरऑल 2011 की जनगणना के अनुसार। और जो मेल का है वो है 82 पॉइंट, लगा ले, आपको मोटा मोटा ये याद रखना है, अगर इतना वहाँ पे पॉइंटों में ना पूछा हो तो 82 पॉइंट कुछ समथिंग लगा लो परसेंट, और फीमेल का 65.46% है। और ये अभी तक यही एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं, क्योंकि 2011 की जनगणना का ही डाटा हमारे पास है। तो अभी की जो नई जनगणना वो अभी हो रही है, तो उसी हिसाब से बाद में आएगा, लेकिन अभी तक यही डाटा चलता है, आपको इसको याद रखना है। विच एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट्स साइंटिफिक प्रोग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा व्यवस्था वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देती है? कौन सी ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देती है? ऑप्शन दिया है रियलिस्टिक एजुकेशन, यथार्थवादी शिक्षा, आइडियलिस्टिक एजुकेशन, आदर्शवादी शिक्षा, नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, प्रकृतिवादी शिक्षा, स्पिरिचुअलिस्टिक एजुकेशन, आध्यात्मिक शिक्षा। आंसर इसका यथार्थवादी शिक्षा, रियलिस्टिक एजुकेशन। रियलिस्टिक जो एजुकेशन है वो किस पे आधारित होती है? उसमें एक्सपीरियंस, एम्पिरिकल नॉलेज पे साइंटिफिक इंक्वायरी की जाती है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, इन सारी चीज़ों पे वो बल देती है, इनका प्रयोग करती है।
तो इसलिए ये जो शिक्षा है वो रियलिस्टिक जो एजुकेशन है वो क्या है, वैज्ञानिक सोच से संबंधित है, वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देती है। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और हाँ, जिन्होंने एचपी टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाएं एग्ज़ाम में जाने से पहले। थैंक यू।